आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पॉटिंग। बाकी चीज़ें आपको हम बता ही चुके हैं किस तरीके से स्पॉटिंग एग्जाम में होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट नंबर। नमस्कार सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में एक एग्ज़ाम होता है स्पॉटिंग का। जो प्रैक्टिकल के समय एक अलग एक एक्सरसाइज दी जाती है। ये प्रैक्टिकल में 10 नंबर की आती है और इसमें 5 स्पॉट दिए जाते हैं। प्रत्येक स्पॉट के पहचानने के लिए और उसको उसके बारे में लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि हर स्पॉट को के बारे में लिखने और पहचानने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 10 मिनट का समय रहेगा और 2 मिनट अंत में आपको दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जो आपका बचा खुचा काम है 5 स्पॉट में, उसको आप कंप्लीट करें। यानी कुल मिला के आपको 12 मिनट का समय दिया जाएगा और ये टोटल परीक्षा जो होगी वो आपकी 10 मार्क्स की होगी और फिर उस दौरान आपकी कॉपी जमा कर ली जाएगी। तो इस समय हमें क्या करना, बहुत तेज़ी से स्पॉट को काम करना होता है, बहुत तेज़ी से स्पॉट को पहचानना होता है। तो एक पहचान के और उसमें क्या काम कर सकता है, जो भी रखा गया है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्पॉट क्या है, उसके बारे में लिखने के लिए इसमें 2 से 3 लाइनें लिख सकते हैं हम उसके बारे में। एक रफली डायग्राम भी बना सकते हैं। तो 2 मिनट का समय एक स्पॉट के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं कि जब आपको स्पॉटिंग की कॉपी मिलेगी उस पर एक काम करना है। तो सबसे पहले हम स्पॉटिंग की कॉपी पर अपना रोल नंबर डालते हैं, नाम डालेंगे, डेट डालेंगे और अपना एक सीट नंबर आपको अलॉट किया जाएगा, सीट नंबर डालेंगे। वही सीट नंबर उस दिन आपका आइडेंटिटी नंबर होगा और उसी सीट नंबर के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होगी। इसलिए सीट नंबर डालना मिस ना करें। सबसे पहला काम है कि आप कॉपी के फ्रंट पर एक जगह जहाँ पे स्टम्प स्पॉटिंग की मोहर लगी होगी वहाँ पर अपना सीट नंबर डालें और कॉपी पर रोल नंबर डालें। ये मस्ट काम है। दूसरा क्या है कि कॉपी के हर एक पेज पर यानी कि 5 स्पॉट दिए हैं जिनके बारे में आप 5 अलग अलग पेज में आप करेंगे। प्रत्येक पेज में करेंगे, चाहे 1 लाइन लिखें चाहे 2 लाइन लिखें, डायग्राम बनाएं, उसको किसी एक पेज में करने की कोशिश नहीं करेंगे। हर स्पॉट के लिए एक पेज आपको अलॉट किया गया है, अलॉट डालें। तो सबसे पहले हम स्पॉट नंबर डालेंगे, स्पॉट नंबर 1, स्पॉट नंबर 2, स्पॉट नंबर 3, स्पॉट नंबर 4, स्पॉट नंबर 5। जब आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस समय आप एक काम कर लीजिए, क्योंकि जिस समय आप अगर डालेंगे तो आपका सेकंड कुछ समय करना आपका बच जाएगा। अब स्पॉट नंबर फर्स्ट हो सकता है आपको दिखाया जाए, तब बैल बजा के आपको बताया जाएगा 2 मिनट कंप्लीट हो गए पहचानने का। कभी कभी ये होता है कि जब समय की कमी रहती है तो आपको स्पॉट बोल दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा कि पर्टिकुलर स्पॉट के बारे में आप लिखिए। तो फिर उसका यूज या दूसरी उसकी चीज़ें हैं रिलेटेड वो आप लिखेंगे। इस तरीके से आप अपना कॉपी पे काम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करें कि आप तेज़ी से काम करें जिससे आपका समय बचत और कोई चीज़ छूटे ना। इसमें बहुत ही एक्टिव होने की और बहुत ही प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा लापरवाह ना हो, क्योंकि आपको 10 मिनट का ही समय मिलेगा इसमें और 10 मिनट में ही काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज इसी को लेके कुछ आपकी मदद के लिए कुछ स्पॉटिंग हमने यहाँ पर अपना पावर पॉइंट बनाया है, जिसको हमने जो उसके डायग्राम वगैरह हैं उनको हमने नेट से सेलेक्टेड किया है, गूगल से डाउनलोड किया, गूगल से लिया है। तो इसलिए जो आपको हो सकता है कि स्पॉट वहाँ पर मिले और हम जो स्पॉट बता रहे हैं उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। मैं कंप्लीट नहीं कहता हूँ होगा, क्योंकि जो आपको लैब में दिखेगा, जो स्पॉटिंग में दिखेगा वो अलग होगा और जो हमने लैब से जो हमने नेट से डाउनलोड किया है वो थोड़ी तस्वीर अलग होगी। लेकिन बताने की कोशिश की किस तरीके से हमें काम करना है। तो वीडियो जो है इस एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की स्पॉटिंग के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिसको आज हम आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। तो स्पॉटिंग के समय जो हमने बताई हैं चीज़ें आप ध्यान रखें और तेज़ी से आप अपने घर पे रफ कॉपी बना लें। जो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जिस डिपार्टमेंट में दिखाए जा रहे हैं,
इनके बारे में 4-4 5-5 पॉइंट लिख लें जिससे आपको याद रहें और उस समय तेज़ी से लिख सकें। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, 2 से 3 पॉइंट लिखने होते हैं इसमें एक स्पॉट में, 3 से 4 पॉइंट, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और कोशिश करें कि पाँचों स्पॉट को कवर करें। ये नहीं कि आपको एक स्पॉट के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपने सभी उसी में लिख दिया, तो कितना भी आप लिखो 2 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर पाँचों स्पॉट आप कर रहे हैं, पाँचों स्पॉट आप लिख रहे हैं, पाँचों बारे में लिख रहे हैं, तो कितना भी कम नंबर मिलेगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर कट के भी नंबर मिलता है, वरना 8 से 9 नंबर मिलने की संभावना आपको रहेगी। तो आइए हम चलते हैं, आपको स्पॉट के बारे में बताते हैं। जो आपके जो स्पॉट दिखाए गए हैं लैब में, उनके बारे में हमने थोड़ा सा ये बनाया है वीडियो, तो उसके बारे में हम आप देख चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। स्पॉट नंबर 1, जैसे कि यही नहीं, निश्चित यही आएगी, लेकिन एल्गी से आपके स्पॉट से कोई एक स्पॉट आ सकता है। इसमें एल्गी है हमारा पहला में बॉल बॉक्स। सपोज करिए आपको दिया गया बॉल बॉक्स, जो स्लाइड दी जाएगी आपको, या आपको नाम बोल दिया जाएगा बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं कि बॉल बॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा, बॉल बॉक्स इज अ कॉलोनियल एंड मोटाइल एल्गा, बॉल बॉक्स कॉलोनी आल्सो नोन एज सिनोबियम, प्लांट बॉडी ऑफ बॉल बॉक्स इज अ होलो स्फेरिकल कॉल्ड सिनोबियम, थाउजेंड ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड इन द पेरीफेरी ऑफ स्पेरी। इस तरीके से हम बॉल बॉक्स के बारे में बता सकते हैं कि बॉल बॉक्स एक हरित शैवाल है, इसकी कॉलोनी गतिशील होती है, इसकी कॉलोनी को सीनोबियम कहते हैं, गोलाकार होती है, बीच में खोखली होती है, और एक हम डायग्राम बना सकते हैं। इतना काम हमें आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना होता है। इसी तरीके से कारा पूछा सकता है कि आपके पास कारा प्लांट, कारा के बारे में लिख देंगे, कारा इज द कॉमन नोन एज स्टोन बर्ड because they covered with calcium carbonate. The structure of Kara is multicellular, profusely branched, and plant body is divided into rhizoids and main axis. The most common species found in India includes Kara brunei, Kara fragilis, Fraga jelenica. तो ये कारा प्लांट के बारे में जब आएगा तो हमें बात लिखना है कि कारा एक हमारा एल्गी है, जिसको स्टोन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन रहता है। और इसका प्लांट बॉडी जो होती है लुक लाइक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की तरह होती है, मल्टी सेलुलर प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है, जो राइजोइड्स और मेन एक्सिस में विभाजित होती है। लेकिन अगर इसकी जगह पर कारस एक्सार्गस पूछा जाएगा तो आपको ग्लोबुल और नुक्ल के बारे में लिखना होगा, जो हमने यहाँ पर नहीं रखा है, लेकिन आप अपना पढ़ सकते हो। स्पॉट है उडोगोनियम। उडोगोनियम के बारे में देख सकते हैं कि उडोगोनियम क्या होता है। उडोगोनियम भी हमारा एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। Thallus is multicellular and filamentous. The filaments are unbranched and serrate. The filament consists of a single row of elongated cylindrical arranged end to end. All the cells of filament appear more or less similar except basal cell and distal or apical cell. The basal cell are modified from the holdfast. तो अगर ओडोगोनियम फिलामेंट के बारे में लिखना होता तो क्या है कि ओडोगोनियम ऐसा एल्गी है जिसका फिलामेंटस होता है लेकिन ब्रांचिंग नहीं होती इसमें। सबसे जो नीचे की सेल होती है उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, जो किसी भी सबस्ट्रेटम से किसी आधार से चिपकी रहती है, इसे बेसल होल्ड फास्ट भी कहते हैं। ऊपर की सेल से वेजिटेटिव सेल कहलाती है। और जब सेल में डिवीजन शुरू होता है तो कैप सेल का निर्माण करता है, यानी कि इसमें होल्ड फास्ट सेल, वेजिटेटिव सेल, कैप सेल और एपिकल सेल इसमें पाई जाती है। इसमें जो सिंगल सेल देखेंगे इसमें ट्रिपल लेयर और सेल वाल डबल लेयर होती है। इसमें न्यूक्लियस पेरीफेरी की ओर होता है, एफ सेल पाई जाती है, रिजर्व फूड मटेरियल पाइनोइड पार्टिकल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट इसका रेटिकुलम यानी कि जाल का बद होता है। इतनी सी बात हम इसमें सकते हैं। फिर आता है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज अ फिलामेंटस ब्राउन एल्गी। इट इज अ मैराइन एल्गा दैट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड and shoreline temperate region. The thallus of Ectocarpus profusely branched, uniseriate, heterotrichous filamentous such as it consists of both prostrate and erect branches. तो हमने कोशिश की है कि मोस्टली चीज़ें कवर की जाए, तो इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे हम उडोगोनियम पढ़ रहे थे, उसमें भी आ सकता है, नेनंडस स्पीसीज पूछी जा सकती है। तो किस तरीके से एक संकेत है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं, कितना लिखना है, हमें बहुत ज़्यादा लिखना है। तो अगर एक्टोकार्पस आता है तो एक्टोकार्पस की हमारा जो थैलस उसके बारे में लिख देंगे। ये फिलामेंटस एल्गी है, मैराइन एल्गी है, पूरी दुनिया में पाया जाता है और इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है।
और इसमें दो तरीके से ब्रांचिंग होती है, प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम पाया जाता है। अब अगर पूछा जाता है कि यूनिसिरिएट या इसके ब्रांचिंग के बारे में, स्पोरेंजिया के बारे में, तो वो आपको अलग से लिखना होगा स्पोरेंजिया के बारे में। तो एक्टो का आप लिख सकते हैं। अब आता है अगर नास्टाक आपसे कहा जाए, नास्टाक के बारे में लिखें आप। नास्टाक इज द जीनस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। दे आर प्रोकैरियोटिक एंड perform photosynthesis. They are found mainly in the fresh water as living colonies are attracted to rocks at the bottom of lakes. नास्टाक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। इसकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है और ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। दूसरा क्या है, ये मेनली कहाँ मिलेगा, फ्री लिविंग होता है, फ्रेश वाटर में, कॉलोनी रॉक से या बॉटम से अटैच रहता है। दूसरी बहुत सारी बातें इसमें क्या है कि ये राइस फील्ड में मिलता है, धान की खेती में मिलेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम मिलता है। इसके फिलामेंट के बीच बीच में हेट्रोसिस्ट पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप 2 मिनट में इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं और एक रफली बना सकते हैं। बाउकेरिया, बाउकेरिया इज अ येलो ग्रीन एल्गा that belong to the classes Xanthophyces, which is commonly known as waterfowl. Plant body of Boucheria is filamentous, branched, conocytic, and siphonous thales. The terrestrial species of Boucheria are found in attract soil substrate by rhizoids. However, the floating species have no ill development. तो बाउकेरिया एक ग्रीन एल्गा है, ग्रीन येलो ग्रीन एल्गा है, यानी कि येलोइस ग्रीन कह सकते हैं, जो जेंथोफाइसी ग्रुप से बिलोंग करता है। इसको वाटरफेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अगर पहाड़ों पर जाकर अगर हम देखें तो स्लो रनिंग वाटर में ये धागा लाइक रचनाएं होती हैं। बाउचेरिया बेसिकली आपको गार्डन में मिल सकता है, इसे गार्डन एल्गी भी कहते हैं। गार्डन में ऐसी जगह पर जहाँ किनारे किनारे पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो ठंड के दिनों में हम देख सकते हैं कि नेट लाइक मकड़ी के जाले जैसी रचनाएं बनती हैं। तो वो हमारा जो है बाउकेरिया थैलस में भी हो सकता है। और इसके बाद जो भी हमको पता होगा कि रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल ड्राफ्ट के पार में पाया जाता है। पूरा यूनिसेलुलर होता है, अनडिवाइडेड फिलामेंटस होता है, ब्रांच्ड होता है। इसमें रूट नहीं, राइजोइड्स पाए जाते हैं जो फंगल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो थैलस को किसी सब्सटेंस से अटैच रखते हैं। अब दूसरा, तो एक एल्गी से आपको मिलेगा, एक आपको फंजाई से मिलेगा। सपोज करिए आपसे कहा जाता है ईस्ट सेल के बारे में लिखिए, एक सेल डायग्राम बना देंगे ईस्ट सेल का। दूसरा लिख देंगे कि ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड किंगडम फंजाई, दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक्स। और ईस्ट के बारे में जो भी चीज़ आपको पता है कि इसका प्रयोग फर्मेंटेशन में करते हैं, इसका प्रयोग बेकरी इंडस्ट्री में करते हैं, इसका प्रयोग लिक्कर इंडस्ट्री में करते हैं, इस तरीके से इसके बारे में जो भी आपको पता लगे लिख सकते हैं। पक्सीनिया का इरिडोस्पोर, जो आपने पढ़ा होगा, पक्सीनिया में 5 स्पोर होते हैं, इरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, इसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और पिग्मिडियोस्पोर। उनमें से एक हमारा स्पोर है इरिडोस्पोर। बेसिकली ये गेहूं के प्लांट पर मिलता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में रेडिश कलर शो कर रहा है, और नीचे इसके स्पोर डेवलप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 2 मिनट में अपना डायग्राम वगैरह जो बना सकते हैं बनाएं। Rhodospore is the red summer spore or the run fungus. It has thin ball and usually grow on grasses or stems. Rhodospore able to the infected other grasses of several species. बेसिकली ये बीट प्लांट पर मिलता है और ये कई बार इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है। तो ये डायग्राम बना देंगे और 2-3 लाइनें आप लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स। Teletospore. Teletospore is a thick-balled resting spore produced in the some fungi such as rust fungi and spur fungi. They are also known as teleospores and the word come from the Greek word teleto. तो ये भी टेलियोस्पोर भी जो है रूडोस्पोर के बाद की स्टेज है, जब क्रॉप मैच्योर हो रही थी बीट की, उस समय इस स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये थिक बाल्ड होता है और री इन्फेक्टेड फसल को नहीं कर सकता है और ये जर्मिनेट होकर बेसिडियोस्पोर का निर्माण करता है। अगला हमारा है अगेरिकस। अगेरिकस बायोस्पोरस इज द एडिबल मशरूम। तो अगेरिकस बेसिकली क्या है, एक प्रकार का मशरूम है जिसका प्रयोग खाने के लिए करते हैं। तो मशरूम 2 प्रकार के होते हैं, पॉइजनस होते हैं जो खा सकते हैं, खाद्य होते हैं वो एडिबल मशरूम कहलाते हैं। तो उगते कहाँ है, ये जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खाद होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, उस एरिया में ग्रो करते हैं। Agaricus is the biosporous edible mushrooms, field mushroom, which are very closely related to the familiar supermarket button mushrooms, are saproic. Mycelium feed on dead vegetation in the soil, grasses, roots. Field mushroom growing in the fadings, but some are often they occurs in the
सिंगलेटन, एपरिएंट, रैंडमली सिक्रेटेड। राइजोपस दूसरा एल्गी हमारा स्पॉट हो सकता है। राइजोपस इज द फिलामेंटस फंगस फाउंड इन द सॉइल डिकेइंग प्लांट्स मैटर इंक्लूडिंग मैन क्रॉप infected at the rare but the invasive with the particularly high mortality rate। तो अगर हम देखें तो राइजोपस जो हमारा होता है बेसिकली वो कहाँ उगेगा, जो हमारी डिकेइंग सॉइल होगी जहाँ लकड़ी या कूड़ा सड़ रहा होगा वहाँ ये ग्रो करेगा। इसके लिए भी क्या मॉइस्चर अधिक मात्रा में चाहिए, इसमें स्पोरेंजिया पाई जाती है और राइजोइट्स पाए जाते हैं और ये बहुत सारा ग्रो करता है। तो इस तरीके से हम इसको डायग्राम बनाकर और 2-3 लाइन अगर लिख देंगे तो हमें आपको 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगला हमारा स्पॉट है लाइकेन। इन जैसे कि हमारे एल्गी से एक स्पॉट मिल जाएगा, एक हमारा फंजाई से मिलेगा और संभावना रहती है कि एक स्पॉट आपको एल्गी से भी मिल सकता है। लाइकेन आर द कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म दैट आर द सिम्बायोटिक रिलेशन पार्टनरशिप ऑफ टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस। देखा जाए लाइकेन एक विशेष प्रकार का नेचर का एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है। ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से डेवलप होता है। इसमें एक पार्टनर हमारा एल्गी का होता है, दूसरा पार्टनर हमारा फंजाई होता है और दोनों पार्टनर मिलकर एक विशेष प्रकार की लाइफ कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं जो लाइकेन के नाम से जाना जाता है। द डोमिनेंट पार्टनर इज द फंगस which give rise to lichen is the majority of its characteristics from the thallus say fruiting bodies. Then alga can be either green alga or blue green alga, otherwise known as cyanobacteria. Many lichens have been the both types of algae। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें जो मेन पार्ट होता है वो हमारा फंजाई होता है, यानी फंजाई जो है वो मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड कराता है और जो थैल और हमारा जो एल्गी वाला पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा फंजाई का भाग है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो केवल लाइकेन पे लिखने का तो नहीं लिखेंगे, और लाइकेन का टाइप्स अगर पूछा जाता है आपसे तो उसके बारे में लिखेंगे। क्रोस्टियोज लाइकेन है, फोलियोज लाइकेन है, फ्रूटिकोज लाइकेन है। जैसा आपने स्पॉटिंग में देखा तो उस तरीके से आप अपने तैयार कर लीजिए, उसके अनुसार आप उसको लिख सकते हैं और खाली लाइकेन के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता, केवल उन्होंने पूछा फ्रूटिकोज कोई लाइकेन है, तो जो हमने पॉइंट दिया अगर ऐसे लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहे। प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी बेसिकली है क्या? प्लांट पैथोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट डिजीज, हाउ टू इम्प्रूव चांस प्लांट सर्वाइविंग इन कंडीशन। यानी कि किस तरीके से बीमारी लगती है प्लांट्स में, उसकी स्टडी करेंगे। जो हमारी फंजाई की जो है वायरस है, बैक्टीरिया है, किस चीज़ से प्लांट में जो है डिजीज क्रिएट हो रही है, तो इसी की स्टडी को हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। फिर आपको स्पॉट बिलर्स होना, जैसे कि आपके पास रखा गया कि एल्बिगो, या आपसे कहा जाएगा कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, वो एल्बिगो स्पीसीज के द्वारा होता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो किस तरह के स्पॉट डेवलप हो रहा है, आप देख ही सकते हो। एल्बिगो कैंडिडा कॉमनली नोन एज वाइट रस्ट, वाइट ब्लस्टर रस्ट इज द ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजन। और बेसिकली जितनी भी हमारी क्रूसीफेरी के मेंबर्स हैं, सरसों है, मूली है, इन प्लांट्स पर अधिकतम ग्रो करते हैं। दूसरा हमारा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आप जानते हो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया की वजह से होता है और ये प्लांट्स की लीफ पर या जो उसके स्टेम्स है उन पर एक टारगेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है और इससे जो डिजीज डेवलप होती है उसे हम कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगला हमारा स्पॉट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसकी कहानी हमने आपको सुना ही चुके हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज इज द कॉमन सोलनस प्लांट लाइक पोटैटोज, टोमेटो। इट इज कास्ड बाय द ओमाइसिटीज पैथोजन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है इसको झुलसा रोग भी कहते हैं, आलू का झुलसा रोग। और ये बेसिकली जब हमारे बहुत एक्यूट ठंड पड़ रही होती तब पड़ता है और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा ये डेवलप होता है और ये पोटैटो में डिजीज काज। दूसरा हमारा स्पॉट आ सकता है माइकोप्लाज्मा से। तो माइकोप्लाज्मा बता चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा एक द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको दूसरे नाम से PPLO के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल के रूप में पाया जाता है। और बाकी इसका हम डायग्राम बना देंगे तो आपका ये सफिशिएंट 2 नंबर हो जाएगा। फिर हमारा आता है बैक्टीरियल डिजीज। जैसे बैक्टीरियल प्लांट डिजीज है, आपने बैक्टीरियल डिजीज ब्लास्ट राइस भी पढ़ा होगा। तो इसमें एक नींबू में डिजीज क्रिएट होती है सिट्रस कैंकर। तो आप देख सकते हो स्पॉट में भी रखा गया। सिट्रस कैंकर इज द बैक्टीरियल डिजीज दैट द अफेक्टेड सिट्रस प्लांट एंड कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम जेंथोमोनास सिट्री से फैलती है डिजीज। अब होता क्या, इसकी इंपॉर्टेंस ले सकते हैं कि जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें पपड़ी ब्लैक स्पॉट डेवलप हो जाते हैं जिससे फ्रूट्स की है मार्केट वैल्यू कम होती है।
इसी तरीके से भिंडी येलो वेन मोजिक वायरस, अब मोजिक के नाम से पूछा सकता है, मोजिक डिजीज या मोजिक वायरस डिजीज का पूछ सकता है, तो आपके सिलेबस में भिंडी वाली डिजीज है। ग्लोइंग द इंटायर नेटवर्क वेन्स लीफ ब्लेड इज द करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इन सेवरल इन्फेक्शन यंगर लीव्स turn yellow become the reduce the size and the plant highly stunted, the veins of leaves will be cleared by the veins and interval becomes the completely yellow or white। तुम देखेंगे कि वेन्स तो में दिखेंगे, बाकी पूरा का पूरा एरिया जो हमारा लीफ का वो येलोइश कलर का हो जाएगा। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि डिजीज हमारी वायरल डिजीज। अब आता है इंस्ट्रूमेंट में, आपसे पूछ सकता है कि ऑटोक्लेव क्या है। ऑटोक्लेव इज द मशीन दैट यूज पास्चराइज स्टीम टू द स्टरलाइज एंड डिसइंफेक्टेड आइटम्स। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में इंस्ट्रूमेंट्स को तो शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या, इसको हम स्टरलाइज करने में इस मशीन का प्रयोग करते हैं। बाकी डायग्राम बना देंगे, उसके नाम लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स देंगे। फिर अगला हमारा स्पॉट आता है ओवन। दिस लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द चैम्बर नेसेसरी फॉर द एनालिंग ड्राइंग स्टरलाइजिंग एंड इंडस्ट्रियल लैब फंक्शंस। इसका यूज करते हैं, स्टील बॉडी में बना हुआ होता है। फिर हमारा अगला आता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो इज a system that creates a contamination free work environment by regulates airflow with the uniform velocity and directions। Laminar airflow is the often used in microbiology molecular laboratory as well as the operating rooms। तो इस तरीके से देखा जाए इस काम बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में इसका प्रयोग करते हैं। ये लेमिनार फ्लो एयर चैम्बर है, इसके बारे में इस तरीके से हम लिख देंगे तो आपको मार्क्स रहेंगे। अगला अगर आप पूछा था कि बैक्टीरियल सेल के बारे में, तो बैक्टीरिया क्या है, सिंगल टेनी सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाकी बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारा जानते हैं, जो भी चाहे वो आप लिख सकते हो 2 मिनट में और ये डायग्राम दे सकते हैं। फिर हमारा आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स कंटेनिंग द monochromator device which produce a light beam containing wavelength is a narrow band around a selected wavelength and means of measuring ratio of that beam intensity and the entire leaf of caveat 9। तो इस तरीके से हम इसके बारे में जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो उसके बारे में लिख देंगे इसके बारे में। अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा कंप्यूटर से आता है, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड सीपीयू। तो ये कंप्यूटर का पार्ट होता है और प्रोसेसर इसमें जो है बाकी चीज़ें प्रोसेस करता है। यूपीएस, तो ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, पावर सप्लाई है, शिपिंग कंपनी। अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई इज कॉल्ड यूपीएस, अ डिवाइस दैट प्रोटेक्ट डिवाइस फ्रॉम द पावर कटेज वोल्टेज एंड फंक्शनिंग। अचानक बिजली आने और जाने से हमारा कंप्यूटर जो है प्रभावित हो सकता है। यूपीएस का प्रयोग कर रहा है तो उस पावर कटिंग का या बिजली तुरंत अचानक जाने से संभावना क्यों नहीं कि अचानक बिजली जाने से अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता तो हमारा विंडो भी करप्ट हो सकता है। तो इसके बारे में यूपीएस से रिलेटेड चीज़ें हम 1-2 पर लिख सकते हैं। अगला हमारा आता है कल्चर ट्यूब। कल्चर ट्यूब बेसिकली ग्लास की बनी हुई होती है। कल्चर ट्यूब आर यूज्ड इन द बायोलॉजी आर रिलेटेड since of grow store and observe microorganism and cells। They are used to the handle and culture variety of living organisms such as bacteria, mold, plant and seedlings। इसका प्रयोग भी हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब में कल और पैथोलॉजी की लैब में करते हैं।